विद्या क्वेश्चन बैंक 2025। विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 102 पर प्रश्न संख्या 40 को देखें। इसमें कहता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। और फिर कहता है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहला है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला एक गोला, इस गोले का एक छोटा सा अंश ले लीजिए और इस अंश को ले लिया और एक इधर के अंश को ले लिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब कहता है कि अगर इसके पीछे के भाग को पॉलिश कर दें, इस तरफ के पास भाग को पॉलिश कर दिया, मतलब कि परावर्तक तल दबा हुआ है। और अगर इसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया तो इसका परावर्तक तल कैसा हो गया? उभरा हुआ। यदि परावर्तक तल उभरा हुआ है तब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और यदि उभरा हुआ भाग पॉलिश है और दबा हुआ भाग परावर्तक है तब इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो प्रश्न है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है। फिर कहता है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो यह गोलीय दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का एक केंद्र होता है, उस गोले का एक केंद्र होता है। इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कहता है वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके गोले को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। यह अवतल दर्पण में इस तरफ होगा, यानी कि इसके परावर्तक तल की तरफ है, और उत्तल दर्पण में इस तरफ होगा, यानी कि परावर्तक तल के अपोजिट दिशा में। फिर कहता है मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो मुख्य अक्ष क्या चीज है? तो कहता है फिर से हम दर्पण बना लें। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो सेंटर पोर्शन होगा इसको कहते हैं ध्रुव, इसको डिनोट करते हैं P से। और यह जो वक्रता केंद्र है जहां भी हो, वक्रता केंद्र C, तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचते हैं। इसी लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसमें देखेंगे परावर्तक तल के सामने वक्रता केंद्र है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका सेंटर पोर्शन हो गया P, और यह जिस गोले का भाग है इस गोले का सेंटर यहां कहीं होगा। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र C। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे उस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे मुख्य अक्ष। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के विपरीत दिशा में है, और अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र C है वह परावर्तक तल के सामने है। इसी में एक प्रश्न और है कि इसकी फोकस बिंदु कहां होगी? तो फोकस बिंदु ध्रुव P और C के ठीक आधे पर इसका फोकस बिंदु F होता है। इसका फोकस बिंदु यहां पर F हो गया। तो ये हो गया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दर्पण का ही एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, और
पेज नंबर है 95। अब हम पेज नंबर 95 पर आ गए और प्रश्न संख्या 10 पर आ गए। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि एक हमारा अवतल दर्पण है। प्रश्न संख्या 10 कहता है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और प्रकृति बताइए जबकि वस्तु की स्थिति। पहला प्रश्न कहता है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो या अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। प्रश्न संख्या 10 में ही जो है दूसरा प्रश्न भी कह दिया है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और तीसरा कहता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और चौथा कहता है फोकस तथा दर्पण के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहले हम इन चारों स्थितियों को समझें। सबसे पहला काम क्या है? एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया P, और ये जिस गोले का भाग होगा उस गोले का एक सेंटर होगा जिसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यहां पर है C, और C और P के ठीक बीच में हमारा एक बिंदु है फोकस बिंदु। अब कहता है, पहला प्रश्न क्या कहा था? पहला प्रश्न कहा था वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो या अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो यह वक्रता केंद्र हो गया, यह दर्पण हो गया। कहता है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मतलब इधर कहीं, यानी कि इस जगह पर। यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। कहता है कि अगर वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो या अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत का मतलब यहां पर कहीं अनंत होता है। तो यह वस्तु हमारा कहां पर है? वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में कहीं है। दूसरा क्या कहता है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि हो गया वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरा क्या कहता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र ये हो गया और फोकस ये हो गया, इसके बीच में कहीं हो। और चौथा क्या कहता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो हो गया। चौथा कहता है फोकस और दर्पण के बीच में। फोकस और दर्पण, ये हो गया दर्पण। तो फोकस और दर्पण के बीच में, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में। तो फोकस और दर्पण या फोकस और ध्रुव के बीच में, ये हो गया प्रश्न संख्या 4। इन चारों प्रश्नों का हम एक एक करके किरण आरेख बना करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कहता है हमारा प्रश्न संख्या 1 अवतल दर्पण है। यहां पर हम बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया इसका ध्रुव P, और यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहां कहीं मान लेते हैं हमारा C है, उसके आधे दूरी पर हमारा फोकस F है। और पहले प्रश्न में क्या कहता? वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में ये हो गया हमारा वस्तु। तो कहता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसमें जो है वस्तु है, चित्र के हिसाब से हम देखेंगे, ये हो गया वस्तु A B। वस्तु हो गया A और B। अब कहता है कि वस्तु A और B से एक प्रकाश किरण निकलेगी, और यह प्रकाश किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। और मुख्य अक्ष के समानांतर चलते हुए दर्पण से टकराएगी। दर्पण पे टकराएगी कौन से बिंदु पर? तो यह बिंदु है M, बिंदु M पर टकराएगी। ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण चलेगी दर्पण से बिंदु M पर टकराएगी, और टकराने के बाद यह वापस जाएगी और वापस फोकस से होकर के गुजरेगी।
यह वापस फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी। हम देखेंगे कि यह प्रकाश किरण टकरा करके फोकस से होकर के जा रही है, लेकिन जो दूसरी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से टकराएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए जो टकराएगी, तो ये हो गया दर्पण से टकरा गया। और वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो अपने मार्ग पर वापस चली जाएगी, यानी कि इसको इस तरह से दिखाएंगे, मतलब कि जाते हुए भी और आते हुए भी। तो हम देखेंगे कि जो प्रकाश किरण किधर से गुजरी, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर एम बिंदु पर टकराई है, और एम बिंदु पर टकराने के पश्चात परावर्तित हो गई और फोकस से होकर के जा रही है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी कौन से बिंदु पर? एन बिंदु पर, और टकराने के पश्चात उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु कहां पर काट रही हैं? एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटेंगी, यहां पर काट रही हैं, इसको कहेंगे बिंदु ए डैश, और यहीं पर एक प्रतिबिंब हमारा बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम क्या होगा? ए डैश बी डैश। इसका भी आधार बी था, इसका आधार बी डैश हो गया। तो हम देखेंगे कि यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा हो, या इस तरह से कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ज्यादा दूर रखा हो, तब इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण पर एम बिंदु पर टकराने के पश्चात वो फोकस एफ से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरेगी, दर्पण से टकराएगी और अपने मार्ग पर ही वापस चली जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। हम देखेंगे कि यह दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं। किधर की तरफ? वस्तु की ही तरफ में, वस्तु की ही तरफ में। और कहां पर काट रही हैं? फोकस एफ और सी के बीच में। हम देखेंगे वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, यानी कि इसके बारे में हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं? तो इसके बारे में पहला बात क्या लिखेंगे? पहली बात है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? चूंकि प्रकाश किरणों के वास्तव में कटने से बन रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक। दूसरा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, यानी कि वस्तु से छोटा। तीसरा, कहां बन रहा है? तो हम देखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु से छोटा हो गया, ठीक है, वास्तविक भी हो गया। और कैसा बन रहा है? इसका सिर देखो ऊपर की तरफ है और इसका सिर क्या है? नीचे की तरफ है, यानी कि चौथा पॉइंट क्या हो गया? उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर वक्रता केंद्र पर ही रखा हो, तो वक्रता केंद्र पर ही रखा हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हम देखेंगे कि एक हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव P, और ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C और उसकी आधी दूरी पर फोकस। अब कहता है कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखा हो तब हम देखेंगे कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, और दर्पण पर कहां टकराएगी?
बिंदु M पर और मुख्य अक्ष से टकराने के दर्पण से टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाएगी और कहां से गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात ये F से गुजरेगी। यहां से एक प्रकाश किरण चली, वस्तु का नाम क्या है? A और B। यहां से एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समानांतर और दर्पण पर M बिंदु पर टकराने के पश्चात परावर्तित हो गई और फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण, इस वाले में हम देखेंगे कि दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही थी, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर चूंकि वक्रता केंद्र पर ही रखा है, इसलिए हम दूसरी प्रकाश किरण को कहां से ले जाएंगे? फोकस से। तो दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से होते हुए दर्पण से टकराएगी। और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा? दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। ये दर्पण पे कहां पर टकरा रही है? बिंदु N पर, और इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, यानी कि यह प्रतिबिंब क्या होगा? हम देखेंगे कि यह प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बन गया। यह प्रतिबिंब कहां बन गया? वक्रता केंद्र पर ही बन गया। ये इसका शिखर हो गया A' और इसका आधार हो गया B'। हम देखेंगे कि यदि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु AB रखा है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण से बिंदु M पर टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाएगी और फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी, दर्पण से बिंदु N पर टकराएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर ही परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये आने वाली प्रकाश किरण और बिंदु M से परावर्तित प्रकाश किरण और बिंदु N से परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को बिंदु A' पर काट रही हैं। जहां पर एक दूसरे को काट रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब कौन सा होगा? A' B'। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला बात, प्रतिबिंब कैसा है? चूंकि प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। दूसरा है, इसमें था वस्तु से छोटा, लेकिन इसमें क्या होगा? वस्तु के बराबर ही है। यहां पर C पर जो भी वस्तु रखी जाएगी उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगर C से हम दूर कर देते हैं तो वस्तु से छोटा हो जाएगा, और अगर C पर ही रख देते हैं तो वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा? तो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। चौथा है क्या, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये कौन सा था? ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि वस्तु को F और C के बीच में रखा गया हो, यदि वस्तु को F और C के बीच में रखा गया हो, तो वस्तु को अगर हम F और C के बीच में रख देते हैं तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमारा तीसरा प्रश्न, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया हो, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, यह बन गया हमारा ध्रुव P, और एक सीधी लाइन बनाएंगे। यह सीधी लाइन मुख्य अक्ष हो गई। यहां पर हो गया इसका वक्रता केंद्र C, उसके आधे दूरी पर हो गया फोकस बिंदु F। कहता है कि वस्तु को हमने कहां रखा है? C और F के बीच में। तो एकदम उसी तरह से हम बनाएंगे। कैसे? पहली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी?
पहली प्रकाश किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के समानांतर और दर्पण पर कहाँ टकराएगी? दर्पण पर टकराएगी बिंदु M पर, और दर्पण पर टकराने के पश्चात यह परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के पश्चात यह कहाँ जाएगी? परावर्तित होने के पश्चात यह जाएगी फोकस से होते हुए। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? तो यहां से हम या तो F से लेकर के जाएं, जैसा कि इसमें था कि F से गया था और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। इसमें भी हम क्या करें? दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले जाएं? दूसरी प्रकाश किरण हम F से ले जाएं। यह दर्पण पर कहां टकराएगी? बिंदु N पर, और टकराने के पश्चात क्या होगी? यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के समानांतर होने के पश्चात ये आपतित किरण हो गई, यह परावर्तित किरण हो गई। मुख्य अक्ष के समानांतर होने के पश्चात यह दोनों प्रकाश बिंदु एक दूसरे को जहां काटेंगे वहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यह वस्तु हमारा था A और B, और यह वस्तु क्या हो जाएगा? A ऊपर था और B नीचे था, और यहां पर कैसा हो जाएगा? B की जगह पर B डैश और ये हो गया A डैश। यानी कि यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब एक प्रकाश किरण निकलेगी, और वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और दर्पण पर टकराएगी बिंदु N पर, और टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटेंगे, और जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश बन जाएगा। तो इस प्रतिबिंब के बारे में हम देखेंगे। पहला क्या चीज है? वास्तव में काट रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। दूसरा क्या कर रहा है? कैसा बन रहा है? हम देखेंगे कि जब C के बाहर था तब प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, C पर था तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, और जब वस्तु को C के अंदर कर दिया गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? तो हम देखेंगे कि C के पीछे, C के बाद, अथवा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये हो गया अनंत। कैसा बन रहा है? उल्टा कि सीधा? तो यह प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। ठीक है। इसी प्रतिबिंब को हम एक दूसरे तरह से भी बनाना देख सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे? ये हो गया P, यहां से एक सीधी लाइन हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका C, और ये हो गया इसका F। वस्तु को हमने यहां रखा। तो यहां कहता है कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से M पर टकराएगी और फिर फोकस से होकर के गुजरेगी। इसमें हमने क्या किया था? दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गुजारा था और बिंदु N पर टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजारें, मतलब कि यहां से एक दूसरी प्रकाश किरण भी निकलेगी और यह कहां जाएगी? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से अगर जा रही है तो वही प्रकाश किरण जाके टकराएगी दर्पण पर बिंदु N पर और अपने ही रास्ते पर वापस चली जाएगी। इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब, यह था हमारा A B, तो यहां पर क्या हो जाएगा? A डैश B डैश। तो हम देखेंगे
दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समानांतर चली, फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गुजरी, दर्पण से बिंदु N पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, एक दूसरे को जहां पर काट रहे वहीं पर प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चली, दर्पण से बिंदु M पर टकराने के पश्चात परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर रही है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, दर्पण पे बिंदु N से टकरा करके अपने रास्ते पर ही वापस चली जा रही है, और यह दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहीं पर A डैश B डैश प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रतिबिंब में भी हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तव में काटने से बन रहा है, बड़ा है, ये छोटा वस्तु दिख रहा है, ये बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। कहां बन रहा है, तो ये हमारा C यहां पर है, तो C के बाद या C और अनंत के बीच में कहीं बन रहा है, और चौथा क्या चीज है, उल्टा बन रहा है। तो ये तीसरा वाला जो हमारा है, इसका प्रतिबिंब हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक प्रकाश किरण को फोकस से होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर कर दें, अथवा हम एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजार दें। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न के लिए आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि हमारा वस्तु कहां पर रखा गया, फोकस और दर्पण के बीच में, या फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हमारा वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर उसकी आधी दूरी पर फोकस F। हमने वस्तु को कहां पर रखा है, हमने वस्तु को यहां रखा। वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का नाम है A B। हम देखेंगे कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से भेज करके या तो समानांतर कर दें, या सीधा करें कि इसको वक्रता केंद्र C से ले जाएं। वक्रता केंद्र C से ले जाना आसान पड़ेगा, तो हम दूसरी प्रकाश किरण को कहां ले जाएं, ये वाली प्रकाश किरण दर्पण से बिंदु M पर टकरा रही है, और ये वाली प्रकाश किरण बिंदु N पर टकरा रही है। तो यह प्रकाश किरण गई दर्पण से टकरा करके और उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। हम अगर इस प्रकार इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसको और पीछे हम कर दें, तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, पीछे एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। तो जब नहीं काटेंगे तब क्या होगा, हम इसमें एक और काम करके देखें। हम इस मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, और इन दोनों प्रकाश किरणों को हम आगे की तरफ, दर्पण के पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जब पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है तो उनके बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है, और ये एक बिंदु A डैश पर, एक बिंदु A डैश पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही हैं, एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है। काटते हुए प्रतीत का मतलब क्या हो गया, कि वास्तव में नहीं काट रही है। जैसा कि इसके पहले वाले प्रतिबिंबों में देखेंगे कि दर्पण के इस तरफ था और प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही थी। यहाँ तुम देखेंगे कि दर्पण के इस तरफ जो है दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन जब पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं डॉट डॉट करके, तो हमको महसूस हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काट रही हैं। तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। यह प्रतिबिंब कैसा है, तो हम देखें कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है। दूसरा, वस्तु
इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा। तीसरा, दर्पण के पीछे, और इसमें जो है चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम सी पी एफ की कोई बात नहीं करेंगे, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव की कोई बात नहीं करेंगे। इसमें सीधा सीधा क्या लिखना है, दर्पण के पीछे, आभासी बड़ा दर्पण के पीछे। इसके पहले वाले पोजीशन में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, और इसमें क्या है, इसका शिखर देखो ऊपर की तरफ है, इसका भी शिखर क्या है, ऊपर की तरफ है। तो चौथा पॉइंट क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। तो पहला पॉइंट क्या है, आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो ये हो गया हमारा चारों पोजीशन के आधार पर प्रतिबिंबों का बनना। लेकिन अब इसी में एक चीज और कह दिया है, एक प्रश्न हम देखेंगे इसी में। एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। वो तो तीसरा प्रश्न हमने बता ही दिया था। फिर कहता है 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। यानी कि एक अवतल दर्पण हम यहां बनाते हैं, ये हो गया इसका F और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। तो कहता है कि 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण, 16 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। वस्तु के सम्मुख, इसको हम नीचे की तरफ लिखें, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। अब कहता है सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यानी कि जो वस्तु रखी गई है वो कहां रखी गई है, हम देखेंगे फोकस और दर्पण के बीच में, या फोकस या ध्रुव के बीच में। 16 सेंटीमीटर पर एक वस्तु, 16 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है, और वस्तु को कहां रखा गया है, दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि दर्पण के सामने फोकस और दर्पण के बीच में कहीं वस्तु को रखा गया है। फिर कहता है उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। तो यही प्रश्न हो गया, कोई अलग प्रश्न नहीं है। यहाँ पर फोकस की दूरी 16 सेंटीमीटर और वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यही किरण आरेख बनाना है। बस उसमें प्रश्न में क्या बढ़ा देना है कि यहां से यहां तक की दूरी 16 सेंटीमीटर और वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, बस इतना ही बढ़ा देना है। बाकी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये भी प्रश्न हो गया। फिर कहता है एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाना है, ठीक है। यही अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कहता है कि वस्तु को हम कहां पर रखें, इन चारों पोजीशन में कहां पर रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बने। तो सिर्फ यही एक पोजीशन है, यही चौथा पोजीशन है, जब फोकस और दर्पण के बीच में रखेंगे तो आभासी बनेगा। बाकी इन सभी पोजीशंस में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहां पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। लेकिन इस पोजीशन पर, इस पर या इस पर रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाइए। तो वास्तविक बनाने के लिए चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए। लेकिन अभी प्रश्न आगे भी है, इसमें आगे का प्रश्न क्या कहता है, बड़ा बनाने के लिए, यानी कि वास्तविक भी होगा और बड़ा भी होगा। तो वास्तविक और बड़ा बनाने के लिए कहां रखें, अगर हम यहां रखते हैं सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक तो बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। सी पर रखते हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन अगर हम यहां पर रखते हैं, यानी कि तीसरे पोजीशन में रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यहां कहीं बन रहा था, बड़ा सा बन रहा था। यानी कि अगर सी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और सी और अनंत के बीच में बनेगा। यानी कि जो तीसरा पोजीशन का हमने किरण आरेख बनाया था उसी को देख लीजिएगा, वही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखेंगे पृष्ठ संख्या
94 पर, प्रश्न संख्या 94 पर, और प्रश्न संख्या कौन सा है? 8। प्रश्न संख्या हमारा हो गया 8, नहीं, हाँ, प्रश्न संख्या 8 हो गया। तो इसमें कहता है प्रश्न संख्या 8 में, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इसके लिए वस्तु की स्थिति भी बताइए, वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। या दूसरा कहता है, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी लिखिए। तो दर्पण का उपयोग भी बाद में देख लेंगे, पहले किरण आरेख देख लें। तो इसमें क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए केवल यही एक पोजीशन है कि दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया जाए, यानी कि यही चित्र बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है, जैसे कि वस्तु ए बी था, इसमें इन्होंने वस्तु को क्या कर दिया है, ओ ओ डैश कर दिया है, यानी कि बी की जगह पर ओ और ए की जगह पर ओ डैश कर दिया है। और जो प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बन रहा था, उसकी जगह पर उन्होंने आई आई डैश, यानी कि बी की जगह आई और ए डैश की जगह आई डैश उन्होंने यूज कर दिया है। बाकी सब कुछ वही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके उपयोग के लिए इसमें लिखा हुआ है, बाद में बता देंगे। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, रेलवे इंजन, स्टीमर तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है, तो भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी यही चीज, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने जो है, जो टकरा रहा है, हमने एम और एन लिखा हुआ था, तो इन्होंने जहां टकरा रहा है उसको क्या लिख दिया है, उन्होंने लिख दिया है ए और बी टकरा रहा है, ठीक है। जबकि हमने क्या लिखा था, एम पर टकरा रहा है और एन पर टकरा रहा है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। यहां पर इन्होंने वस्तु को ले लिया है ओ और ओ डैश, और प्रतिबिंब को आई और आई डैश, और टकराने वाले बिंदु को एम और एन की जगह पर ए और बी ले लिया है, ठीक है। और मिरर का नाम भी इन्होंने दिया है, मिरर का नाम जो है इन्होंने एम और एम डैश दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6, ठीक है। अब प्रश्न संख्या आते हैं 9 पर, यानी कि पेज नंबर तो है 94 ही, लेकिन प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या है 9, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 9 में हम देखेंगे कि इन्होंने, अभी तक तो हमने जितने भी प्रतिबिंब देखे उस किस में देखे थे, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि एक उत्तल दर्पण लीजिए, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यहां पर हो गया हमारा ध्रुव P। अब एक मुख्य अक्ष बनाइए, हम देखेंगे कि जब अवतल दर्पण था तब उसका वक्रता केंद्र C किधर था, इस तरफ था। इसका वक्रता केंद्र C किधर हो जाएगा, ये गोला इधर जाएगा ना, इसका गोला इधर जा रहा था, तो इसका वक्रता केंद्र C यहां पर होगा और F यहां पर होगा। इसका C और F लेफ्ट साइड में था और इसका C और F राइट साइड में हो गया। अब चूंकि इधर C और F की तो कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसके सामने किसी वस्तु को रखना है, कोई पोजीशन नहीं बताना है कि C और F के बीच में रखा है या वक्रता केंद्र पर रखा है या वक्रता केंद्र और अंत के बीच में रखा है, केवल हमको कहीं वस्तु रख देना है। तो ये हमने वस्तु रख दिया, ठीक है, A और B। अब इसमें क्या होगा, सेम वही काम करना है कि मतलब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, और दर्पण पर कहां टकराएगी, बिंदु M पर टकराएगी। अब क्या होगा, इस वाले में क्या कहते थे कि हम किरण को इधर लाते थे, लेकिन इस वाले में क्या होगा, टकराएगी और टकरा करके वापस जाएगी। कैसे जाएगी, तो ये जो है इसके फोकस को मिलाते हुए जाती हुई प्रतीत हो, मतलब जाएगी। और पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फोकस, जैसे कि उस वाले में भी हम क्या कर रहे थे, उस वाले में भी हम यही कर रहे थे कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तब कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो इसमें फोकस यहां पर है, तो फोकस को डॉट डॉट करके बढ़ा दिया और ये हो गया हमारा
ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? दूसरी प्रकाश किरण इसकी सी से गुजरेगी। ये कौन से बिंदु पर टकरा रहा है? ये वाली प्रकाश किरण बिंदु M पर टकराई और ये वाली प्रकाश किरण बिंदु N पर टकराई। ये वाली प्रकाश किरण टकराने के पश्चात वापस जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है, और ये वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। तो चूंकि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है तो टकराने के पश्चात अपने रास्ते पर वापस आ जाएगी। आगे की तरफ ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। तो बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरफ यानी कि दर्पण के सामने तो कहीं काटेगी नहीं, लेकिन दर्पण के पीछे कहीं काटती हुई प्रतीत होगी। तो दर्पण के पीछे जहां काटती हुई प्रतीत होगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे जहां काटती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। सीधा। दूसरा क्या है? आभासी। तीसरा क्या है? दर्पण के पीछे। यहां फोकस और वक्रता केंद्र की कोई बात नहीं करनी है। और चौथा क्या है? छोटा। ये चौथा पॉइंट याद रखिएगा। चौथा पॉइंट छोटा। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और अवतल दर्पण में जो आभासी बन रहा था वस्तु से बड़ा बन रहा था, और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है।